गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं उत्सर्जीय उत्पाद एवं उनका निष्कासन, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। तो इस क्रम में आज हम वृक्क की संरचना के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं और नेफ्रॉन की संरचना के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कि वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के क्या कार्य हैं, यानी नेफ्रॉन है ना के विभिन्न भागों के क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले हमने नेफ्रॉन में यहाँ पर समीपस्थ कुंडलित नलिका के बारे में या समीपस्थ संवलित नलिका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहलाता है, ये PCT है ना। इसका क्या काम है? समीपस्थ कुंडलित नलिका की भित्ति में घनाकार उपकला ऊतक क्यूबाइडियल एपिथेलियल टिश्यूज का स्तर पाया जाता है और इन कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरे पर अनेक सूक्ष्मांकुर यानी माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो इसके रीएब्जॉर्प्शन पुनर्अवशोषण के सतह को बढ़ा देते हैं, मतलब कई गुना बढ़ जाता है ये, ठीक है। अर्थात इनकी उपस्थिति के कारण अवशोषण की दर लगभग 20 गुना बढ़ जाती है। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व 70 to 80% वैद्युत अपघट्य और जल का पुनः अवशोषण इसी भाग में होता है। पुनः अवशोषण क्या होता है? देखिए यहाँ पर जो आपका क्या कहना चाहिए, कुंडलित नलिका है, केशिकाओं का जो जाल है, केशिका गुच्छ है, ग्लोमेरुलस है ना, तो इससे बहुत सारे आवश्यक पदार्थ भी इसमें छन किया जाते हैं। जैसे जल का छनन यहाँ पर होता था, अतिरिक्त जल का मात्रा भी यहाँ पर छन कर आ जाता है ना। इसी प्रकार कई खनिज लवणों का भी छनन यहाँ पर हो जाता है। आवश्यक चीज जो हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए आवश्यक है, उनका छनन भी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनकी नलिकाओं के द्वारा इसको पुनः अवशोषित किया जाता है और यहाँ पर धमनी की केशिकाओं का जो जाल फैला रहता है उसमें मने रक्त में मिला दिया जाता है। इसी को कहते हैं पुनर्अवशोषण। समीपस्थ कुंडलित नलिका शारीरिक तरल यानी बॉडी फ्लूइड के पीएच एवं आयनी संतुलन बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन आयन, अमोनिया और पोटेशियम आयन के निस्यंदन में श्रावण और HCO3 का पुनर्अवशोषण कर लेती है, ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं हेनले लूप में। हेनले लूप की जो अवरोही भुजा होती है ये 2 भागों में बटी होती है। इसकी भित्ति जल के लिए अत्यधिक पारगम्य होती है, लेकिन यूरिया और सोडियम आदि के लिए ये अल्प पारगम्य होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जल का पुनर्अवशोषण होगा। जो अतिरिक्त अगर जल इसमें छन गया, हमारे बॉडी में जल की मात्रा कम हो रही है, तो जैसे जैसे ये निस्यंद लूप की गहराई की ओर बढ़ता है, माने नीचे की ओर आता है, तो जल का त्याग होता जाता है और यह उच्च परासरणी द्रव में बदल जाता है, हाइपोटोनिक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जल का अवशोषण हो गया तो ये यहाँ का लिक्विड क्या हो गया, गाढ़ा हो गया, ठीक है। हेनले लूप की आरोही भुजा असेंडिंग लूप जो होती है ये भी 2 भागों में बटी है। नीचे का जो भाग देख रहे हैं वो और ऊपर का जो भाग होता है। आरोही भुजा का पतला खंड और मोटा खंड, पतले खंड के दीवार जल के लिए अपारगम्य होता है और NaCl के लिए पूर्ण पारगम्य होता है। मतलब यहाँ पर जल का अवशोषण नहीं होता, बल्कि NaCl अगर अतिरिक्त मात्रा में छन कर जा रहा है तो उसका अवशोषण हो जाता है और ये जो है वो रक्त में मिला दिए जाते हैं। जैसे ये भुजा जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ती है इसमें NaCl की कमी होती जाती है और इस भुजा में निस्यंद जो है वो आइसोटोनिक हो जाता है अब और ये थोड़ा सा पतला हो जाता है। आरोही भुजा के मोटे खंड में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का अवशोषण हो जाता है, जिससे निस्यंद जो है वो हाइपोटोनिक हो जाता है। अब दूरस्थ संवलित नलिका, ये जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है उसमें अवशोषण किस प्रकार होता है? दूरस्थ कुंडलित नलिका यानी डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स DCT विशिष्ट परिस्थितियों में सोडियम आयन और H2O का अवशोषण दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं में होता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका यानी DCT रुधिर में सोडियम पोटेशियम का संतुलन बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट्स का पुनर्अवशोषण और हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया का चयनात्मक श्रवण करती है। अगर अभी भी इस यूरिन में बॉडी में कमी हो रही है और यह अतिरिक्त अवशोषण कर लिया है तो यहाँ पर होता है, अदरवाइज नहीं होता है। इसके बाद आता है संग्रह नलिका, कलेक्टिंग डक्ट। संग्रह नलिका के द्वारा यूरिन को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का अधिकांश भाग संग्रह नलिका के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है ना। अगर हमारे बॉडी में जल की मात्रा कम हो रही है और यहाँ पर जल जो है ज्यादा जा रहा है यूरिन के रूप में, तो यहाँ पर इसका अवशोषण किया जाता है। ये नलिका
मेडुला के अंतरकाशी मेडुलरी इंटरस्टियम की परासरणता यानी ऑस्मोलिरिटी को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को मेडुला तक ले जाती है। हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन का चयनात्मक स्रावन यानी सेलेक्टिव सिक्रेशन के द्वारा पीएच का नियमन और रुधिर में आयनों का संतुलन बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण काम करता है। इस प्रकार नेफ्रॉन की नलिकाओं के विभिन्न भागों में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। विभिन्न पदार्थों का अवशोषण एब्जॉर्प्शन और फिर से इसको मान लीजिए ज्यादा छन गया है इसमें तो इसका अवशोषण हो जाता है, और अगर किसी चीज की कमी रह गई है तो फिर रक्त से इसमें पुनः वापस मिला दिया जाता है। नेक्स्ट आता है निस्यंद यानी छनित को सांद्रण करने की क्रिया। शरीर में जल की कमी होने पर वृक्कों के द्वारा गाढ़े यूरिन का उत्सर्जन किया जाता है। इस प्रकार के यूरिन में उत्सर्जित पदार्थ की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम होती है। इसकी जो परासरणीयता होती है यानी ऑस्मो रेगुलेटरी जो होती है ये 1200 से लेकर 1400 मिलीलीटर ऑस्मोल पर लीटर जल तक हो जाता है। यूरिन सांद्रता में वृक्क की नलिका की विशेष भूमिका होती है, जैसे कि अभी हमने नेफ्रॉन की नलिकाओं को पढ़ा। जक्स्टा मेडुलरी हमने इसके पढ़ा था। वृक्क नलिका के हेनले लूप के अत्यधिक लंबे होते हैं जो वृक्क श्रोणी तक फैले होते हैं, और इनकी आरोही और अवरोही भुजाएं महीन लंबी और वासा रेक्टा हमने इसके पहले पढ़ा था ना नामक रक्त केशिकाओं से घिरी होती है। वासा रेक्टा और हेनले के लूप में ब्लड का और जो फिल्टर किया हुआ यूरिन है उसका प्रवाह विपरीत दिशाओं में होता है, जिसे प्रति धारा प्रवाह काउंटर करेंट फ्लो कहा जाता है। यानी एक तरफ अगर रक्त का प्रवाह हो रहा है यहाँ पर केशिकाओं में तो ये यूरिन जो है निस्यंद जो है वो फिल्टर जो है वो नीचे की ओर जब आता है, और रक्त का जो प्रवाह है इसमें केशिकाओं के द्वारा ऊपर की ओर होता है। इसको बोलते हैं काउंटर करेंट फ्लो। और इसी के कारण मुख्यतः सोडियम आयन क्लोरीन आयन ये सब जो है वो है ना समीपस्थ कुंडलिक नलिका में यूरिन जो आइसोटोनिक होता है तो हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है। इसका परिपार्श्विक का द्रव जो है वो हाइपरटोनिक हो जाता है। इस प्रकार जल बाहर निकलता है और सोडियम आयन और क्लोरीन आयन निष्क्रिय परिवहन के द्वारा अवरोही भुजा में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार अवरोही भुजा में उपस्थित फिल्ट्रेट अब लास्ट में क्या हो जाता है हाइपरटोनिक हो जाता है। हेनले लूप की आरोही भुजा जो असेंडिंग लूप होता है ये वाला, ये जल के लिए ये है ना असेंडिंग लूप जो है वो जल के लिए अपारगम्य होता है। सोडियम और क्लोरीन आयन सक्रिय परिवहन के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, और इस प्रकार फिल्ट्रेट जो है वो लास्ट में हाइपोटोनिक हो जाता है। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन हेनले लूप की अवरोही भुजा में फिर से प्रवेश कर जाते हैं, और संग्रह नलिकाओं में ये जो है वो हाइपरटोनिक द्रव जो है वो प्रवाहित होता है। इस प्रकार परासरण द्वारा जल बाहर आकर फिल्ट्रेट को हाइपरटोनिक बना देता है। संग्रह नलिकाओं में प्रवेश करने पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को यूरिन शब्द की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वृक्क क्रियाओं का नियमन किस प्रकार होता है। वृक्क की क्रिया विधि का नियमन होने के लिए जो क्रियाएं हैं वो पहला जक्स्टा ग्लोमेरुलर उपकरण के द्वारा नियंत्रण यानी निम्न रक्तदाब से रेनिन एंजियोटेंसिन पद का उत्प्रेरण GA यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर एक बहु हार्मोनल रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन तंत्र RAAS को संचालित करता है, और जो JGA है ग्लोमेरुलर की अभिवाही धमनिका एफरेंट आर्टरीज में रक्तदाब या रक्त आयतन के कम होने के प्रति अनुक्रिया करता है, और वो रक्त प्रवाह में रेनिन एंजाइम को मुक्त करता है। रेनिन रक्त में एंजियोटेंसिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन की एंजियोटेंसिन सेकंड एक पेप्टाइड में बदल जाता है जो कि एक हार्मोन की भांति कार्य करता है। एंजियोटेंसिन सेकंड धमनिकाओं को संकुचित
करके रक्त दाब को बढ़ा देता है। ये 2 प्रकार से रक्त आयतन भी बढ़ाता है। फर्स्ट तो पीसीटी को अधिक NaCl और जल का पुनर्अवशोषण करने के लिए संकेत देता है, और सेकेंडरी एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा एल्डोस्टेरॉन DCT के द्वारा सोडियम आयन जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ाने वाला हार्मोन है एक प्रकार का। इसके स्रावन के लिए ये प्रेरित करता है। इससे रक्तदाब और रक्त आयतन में वृद्धि हो जाता है और रेनिन के स्रावन में सहयोग के फीडबैक सर्किट पूरा हो जाता है। सेकंड प्रोसेस होता है पैराथार्मोन। ये जो हार्मोन है पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा, पैराथायराइड ग्रंथि हमने पढ़ा है, थायराइड के पास ही होता है, उससे उत्पन्न होता है और ये नेफ्रॉन के कैल्शियम आयन के अवशोषण को बढ़ा देता है और फास्फेट के अवशोषण को घटा देता है। थर्ड वन इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इसको याद रखना। ये हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन्स हैं और ये हार्मोन्स यूरिन में पानी की मात्रा का नियमन करता है। ये नेफ्रॉन्स की जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है और संग्रह नलिका होती है उसकी जल पारगम्यता को बढ़ा देता है, जिसके कारण जल का अवशोषण बढ़ जाता है, यानी शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाता है। और इस हार्मोन्स की कमी से जल का अवशोषण कम हो जाता है, जिससे यूरिन में जल की मात्रा बढ़ जाती है, यानी यूरिन के थ्रू जो है वो जल ज्यादा जाने लगता है, यूरिन पतला हो जाता है और बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। इसको पॉलीयूरिया या डायूरेसिस कहा जाता है और इस रोग को डायबिटीज इंसिपिडिस भी कहा जाता है। हार्ट के आलिंद में अधिक ब्लड के बहाव से आलिंदी नेट्रियूरेटिक कारक आर्ट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर ANF स्रावित होने लगता है और हार्ट के आलिंद में अधिक रुधिर के बहाव से ANF से वाहिका विस्फारित अर्थात रक्त वाहिकाओं में फैलाव हो जाता है, जिससे कि रक्त दाब कम हो जाता है। इस प्रकार से ANF क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि के पर नियंत्रक का काम करता है। तो आज के लिए हमारा इतना। नेक्स्ट डे हम मिल्क न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे।